खबर दिन भर एसकेआई मीडिया में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास हलचल। आज देवास के उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे जैसे ही कोतवाली पुलिस बल पहुंचा, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने का कारण था यहां पर सट्टा जुआ खेलते और उनको खेलते हुए देखते हुए लोग इधर उधर भागे और पुलिस बल ने वहां पर दबिश दी। उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे सट्टा खेलते हुए लोग पकड़ाए और सट्टा सामग्री भी यहां भारी मात्रा में जब्त की गई। और इसके बाद पुलिस बल आगे बढ़ा, गजरा गैस चौराहे पर पहुंचा और यहां पर ताश पत्ती जुआ खेलते हुए लोग पकड़ा गए। न केवल वो पकड़ाए बल्कि एक कार जब्त की गई है, कुछ मोटरसाइकिल जब्त की गई है और यहां से भी नकदी रकम 5,000 रुपए और साथ ही भारी मात्रा में ताश पत्ते की सामग्री पुलिस ने बरामद की। कोतवाली टीआई उमराव सिंह का कहना है कि जो व्यक्ति ये जुए सट्टे का अड्डा चलाता है, अब कार्रवाई कुछ ऐसी होगी कि उसका मकान भी टूटेगा। टीआई कोतवाली क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बताएं, आज कोतवाली पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है? कोतवाली पुलिस द्वारा आज करीबन 14 लोगों के बल के द्वारा और एफआईआर भी अलग से हम ले गए थे, दबिश दी गई उज्जैन ब्रिज के नीचे, जहां 5 लोगों को जुआ सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ भाग भी गए, वहां चूंकि मजदूर थे 50-60, तो भगदड़ मच गई थी। उसके बाद फिर हमने गजरा गैर झुग्गियों में दबिश दी, तो वहाँ ताश पत्तों को खेलते हुए 6 लोग मिले हैं, जिन पे 13 जुआ का प्रकरण बना रहे। काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल और कार भी एक मिली है, उसकी भी तस्दीक कर रही कि वो किसकी है, उनको भी हम जब्त करेंगे। सर, टोटल कितने जुआरी सट्टे वाले? इसमें 4 तो सट्टे वाले हैं और 6 लोग जुआ वाले हैं। कुछ भाग गए, भगदड़ मच गई थी, वहाँ भी महिलाएं बच्चे बहुत सारे आ गए थे, आप लोगों ने भी देखा, मीडिया वाले भी वहाँ उपस्थित थे। और भी तस्दीक कर रहे हैं, उसका घर भी नाम पता कर लिया है, जो चलवा रहा था वो शहीद कहाँ है, कोई खारी बावड़ी का, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करवाई। करीबन 5,000 के लगभग हैं खुले और ये सब नोट मिला के जो जब्त हुए हैं दोनों केसों में। और ताश पत्ती और सट्टा सामग्री भारी मात्रा में मिली है। सर, एक कार भी जो जब्त की गई, तो क्या संदिग्ध कार है सर वो? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कोई जुआ खेलने में आया होगा बाहर का, उसकी गाड़ी है वो। उसका आरटीओ से हम वेबसाइट से नंबर पता। आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा देवास में थे। भाजपा कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए। उमेश शर्मा ने कहा कि ये वर्ष भाजपा को बीज से वट वृक्ष बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मवीर कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे संगठन पर्व के तहत बूथ विस्तार योजना प्रारंभ की गई है। देवास के 20 मंडलों के 1,428 बूथों पर 2,856 विस्तारक 10 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे का समय दान करेंगे। वहीं प्रदेश में 20,000 कार्यकर्ता 65,000 बूथों पर जाएंगे और 20 लाख घंटों का समय दान करेंगे। बूथों को डिजिटलाइज किया जाएगा और मोबाइल ऐप पर उसकी जानकारी एकत्र की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। इस 1,000 औसत मतदाता को अगर हम परिवार में विभाजित करके आकलन करेंगे तो औसतन एक बूथ पर 200 परिवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है कि हम 200 परिवारों तक पहुंचेंगे। हम खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी तक जाएंगे। इन 200 परिवारों में कांग्रेस के मित्र भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृ पुरुष और मध्य प्रदेश के संगठन को एक ऐसा उच्च आदर्श प्रदान करने वाले जो देश भर में स्तुत्य माना गया माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने यह तय करा है कि इस जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे जी को श्रद्धांजलि संगठन विस्तार के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो इस अभियान की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है, 30 जनवरी तक चलेगा। 10 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के 20,000 कार्यकर्ता अपने जीवन के 100 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे का समय दान करेंगे, बूथ विस्तारक के रूप में निकलेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से हम 65,000 बूथों पर ये बूथ विस्तार अभियान के माध्यम से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है उसका कार्य विस्तार करेंगे। और दुनिया में मुझे लग रहा है कि इसके पहले संभवतः नहीं, प्रमाण पूर्वक ऐसा अभियान कभी नहीं चला कि 10 दिनों तक किसी राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने
अपने जीवन के 20 लाख घंटों का समय दान करा है। तो 20 लाख घंटे का यह समय दान जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की समाज में स्वीकार्यता को और विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से करा गया है और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 के अंत में हैं, लेकिन विज्ञापनों को लेकर राजनीति अभी से गर्मा गई है। रोचक बात यह है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो चर्चा में है, वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाकायदा बंदूकधारी बनकर शिवराज सरकार की नीतियों को और उनके जंगल राज को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ इसी अंदाज में आएंगे कमलनाथ रिटर्न 2023 में। तो ये विज्ञापन और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के गरमाए तेवर और उन्होंने किया पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता देवास आए और कमलनाथ जी के बारे में पूछे गए सवाल पर वे भी गरमाए अंदाज में जुबानी जंग करते हुए दिखाई दिए। नहीं, मुझे इस बात की हैरत है कि यह वीडियो अगर कोई और राजनीतिक दल का व्यक्ति जारी करता तो पीड़ा नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कि कुल्हाड़ी के ऊपर पैर पटकने का स्वभाव बन गया है। अपने ही वरिष्ठ नेता के बारे में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका इस तरह का चित्रण करना, और भाई वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई आतंकवादी हैं, कोई लुटेरे हैं, कोई गैंगस्टर हैं, कोई गुंडे फिल्म के अभिनेता हैं, कोई नक्सलवादी हैं क्या, जो उनके हाथ में इस तरह से AK-47 को थमा के चलवाया जा रहा है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बुलेट की भाषा समझी जाती है, बैलेट की भाषा। अब बैलेट की जगह कमलनाथ जी के हाथों में बुलेट चलवाई जा रही है। तो मुझे तो कांग्रेस के मित्रों की बुद्धि पे तरस आता है कि अपने नेता को वो स्वयं ही एक खूंखार आतंकवादी के रूप में चलवा रहे हैं और बंदूकबाज बता रहे हैं। पिछले दिनों देवास के गजरा गैस चौराहे पर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया था। इसके बाद एक हत्या हुई। सोनू भास्कर गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी संख्या 5 है और आज एक बार फिर सोनू भास्कर के पिता और करणी सेना के जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। उनकी मांग थी कि गुंडा एक्ट के तहत इन आरोपियों के मकान तोड़े जाने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर ओर से ऐसी ही खबरें आती हैं कि जो भी हत्या करता है उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब परिवार को सरकारी सहायता भी मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आज का घटनाक्रम घटित हुआ सोनू भास्कर के मामले को लेकर। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके पिता। वो जिनकी डेथ हुई है सोनू भास्कर, वो आपके कौन थे? मेरा लड़का था वो। अच्छा, आप आज यहाँ आए कलेक्ट्रेट, क्या मांगे आपके? मेरा ये मांगे है कि उनके 5 अपराधियों के मकान जहाँ जहाँ है वो सब तोड़ा जाए साहब, और जो है उनको नष्ट नाबूद किया जाए और वहाँ पर सरकारी कुछ भी अपना जो है स्कूल कॉलेज कुछ भी मतलब जो है उसका निर्माण कर ले। ये गुंडा तहत उसके जो है मकान तोड़े जाए। सब तो नेमावर में तोड़ दिए, अपने सोनगंज में तोड़ दिए, उज्जैन में तोड़ दिए, तो ये देवास में भी तोड़े जाए। अच्छा, जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। ये बताइए आपकी आपने कुछ आर्थिक सहायता की भी मदद की मांग की, क्या मांग की? बच्चा मेरा क्या एक अपंग है, उसको जो है राड़ वाड़ डली है, तो वो भी मतलब जो कुछ में वो एक ही सहारा है वो हमारा। मैं मकान तोड़ने की कार्रवाई बस ये चाहता हूँ मैं तो कि जल्द से जल्द इनके मकान तोड़े जाए बस, और कुछ भी जितने भी 5 अपराधी हैं इनके जहाँ जहाँ इनके मकान है बस वो तोड़े जाए बस, मेरी ये है बस। आज हम हमारे वार्ड में ये सोनू भास्कर 4 तारीख की रात्रि को उसका 5 लोगों द्वारा मर्डर कर दिया गया था। वो एक गरीब परिवार से 25 साल का वो बच्चा विद्यार्थी था। आज उसका परिवार भी गरीब है। हम आर्थिक रूप से सहायता के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उस परिवार को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, उस परिवार के किसी व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए, और जिन लोगों ने उसका मर्डर करा है वो अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित है। और ऐसी गतिविधि गुंडा अभियान में सोनगंज में भी मकान तोड़े गए, उनकी दुकानें तोड़ी गई, इन लोगों के अवैध मकान बने हुए हैं। और आज ये हालत है कि MR10 पे वहाँ से कोई भी निकलता है उस रोड पे ये आए दिन विवाद होते हैं, और इसी विवाद को लेकर इनने सोनू भास्कर का मर्डर करा। तो हम ये चाहते हैं कि उन 5 लोगों के मकान तोड़े जाए और सोनू भास्कर के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। टीआई कोतवाली उमराव सिंह से सवाल पूछा गया कि कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने भी अपनी बात कही। सर, पिछले दिनों आप एक घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद आज वो शायद कलेक्टर के पास गए भी थे, उसके बाद क्या पुलिस ने कार्रवाई करी?
उसमें सारे आरोपी अरेस्ट हो गए 302 वाले केस में, जो मर्डर हुआ था सोनू भास्कर का, और सिर्फ चालान काटना शेष रह गया है। आज कुछ उसके परिवार वाले और कुछ नेता लोग आए होंगे, पूर्व पार्षद वगैरह, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब जो आएगा तो देखेंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेगा। देवास जनपद के ग्राम सिंधनी के किसान एक बार फिर जल संसाधन विभाग पहुंचे और साथ ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। समस्याएं वही हैं, मांग वही है जो इसके पहले भी वो लेकर कलेक्टर कार्यालय और जल संसाधन विभाग में आ रहे हैं। वो है शासकीय तालाब के पास भूमि है शासकीय, और उसके बाद है निजी भूमि। ये शासकीय भूमि जो है उस पर पट्टे वितरित किए जाते हैं, और इस बार उन्होंने कहा कि पट्टे तो वितरित किए गए लेकिन घोर पक्षपात किया गया, और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अधिकारियों ने उनके सामने मांगे रखी हैं जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। तो आज एक बार फिर वो ज्ञापन देने पहुंचे, पक्षपात का आरोप लगाया और अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से भी कही और मीडिया को भी बताया कि आखिर उन्होंने ज्ञापन में क्या कहा है। हम ग्राम सिन्नी से आए हैं और हमारा इरिगेशन में तालाब में जो पट्टे वितरण है उसका मामला है। हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग द्वारा हम लोगों से आवेदन करवा लिए गए हैं, बाकी हम लोगों को पट्टे नहीं दिए गए हैं। एक ही परिवार के लोगों को उनने पट्टे दे दिए गए हैं और उनके घर से शासकीय नौकरी में भी है, और उनके मतलब बच्चों के नाम से भी दे दिए गए और उनके मिसेस के नाम से भी पट्टे आवंटित किए गए हैं। मतलब एक ही घर में मतलब 2-2, 3-3 व्यक्तियों के नाम से उन्होंने पट्टे जारी कर दिए गए हैं। हमसे SDO नागौरी जी, उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी कि अगर आप 5 लाख रुपए दे देते हो तो हम आपको पट्टे वितरण कर दिए जाएंगे। हम लोग देने में असमर्थ थे, उन लोगों से पैसे लेके उन लोगों को उन्होंने पट्टे वितरण किए गए हैं। कब की थी मांग उनने पैसों की आपसे? अभी 2 रोज़ पहले। आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग को डिटेल्स है? रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर वो मौखिक उनने बोला था, वो वीडियो कर नहीं पाए थे हम उनका। तो समस्या कब से चली आ रही है ये समस्या करीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है। कितनी बार शिकायत कर चुके हो आप? हम 2 बार तो कलेक्ट्रेट में हो चुके हैं और 2 से 3 बार वहाँ शिकायत कर चुके हैं। मतलब उन लोग देवास की मुख्य सड़कों पर दुर्घटना होती है और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अस्पतालों में अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। शासकीय अस्पतालों में जब घायल अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और उनसे पूछा जाता है कि दुर्घटना कैसे हुई, तो वो बतलाते हैं कि भारी वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। निश्चित तौर पर भारी वाहन यदि 2 पहिया वाहन को टक्कर मारेगा तो भारी वाहनों के खिलाफ सख्त जुर्माना और कार्रवाई होनी चाहिए, और होती भी है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी पर कितने लोग सवार थे, और जब ये जवाब देते हैं तो फिर सवाल इनसे भी बनता है कि आखिर आप सुरक्षित रूप से गाड़ी कैसे चला सकते हैं हमेशा, यदि इतने लोग एक मोटरसाइकिल पर हमेशा चलते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं घायल खुद क्या कहता है। और क्या हुआ ये? भोपाल बाईपास हो रहा है। किसने टक्कर मारी आपको? ट्रक वाले। ट्रक ने मारी है? हाँ, पीछे से। कितने लोग थे आप? हम 4 जन। कहाँ से थे आप? बाइक से। बाइक से थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? इंदौर जा रहे थे। कहाँ से? देवास से। देवास से इंदौर जा रहे थे ना? ट्रक ने टक्कर मार दिया आपको? कौन कौन घायल है आप? बच्चा वाइफ में।